लोग मंदिरों में जाते हैं और विचित्र विचित्र प्रकार के कपड़े का पहनावा करते हैं। Mumbai's Sri Siddhivinayak Temple announced a new dress code for the devotees. ऐसा नहीं कि सिर्फ फीमेल ही ऐसे करती हैं। क्या आपने सिद्धि विनायक में ऐसे कुछ प्रोसेस फॉलो किया जहाँ पे महिला और पुरुष को ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, ऐसे नहीं पहनने चाहिए, ऐसे कुछ? यदि आप स्कूल में जाते हैं तो उसका एक ड्रेस कोड होता है, कॉलेज में जाते हैं उसका ड्रेस कोड, ऑफिस में कोई आता है उसका भी एक ड्रेस कोड होता है। तो जब आप किसी मंदिर में दर्शन हेतु जाते हैं तो उसका भी एक ड्रेस कोड होना चाहिए। सिख धर्म में एक परंपरा दिखती है कि आप दोपहर को निकले हैं, आप गरीब हैं, अमीर हैं, लेकिन आप भरपेट मुफ्त में खाना खा सकते हैं। क्या इतने मंदिर हिंदुस्तान में हैं, क्या आपको लगता है, आपके पर्सनल विचार ऐसे लगते हैं कि हर मंदिर में अगर हम भोजन सुबह और शाम का फ्री कर दे तो कोई भी आदमी बिना भोजन नहीं सोएगा? और भी मंदिरों में होना चाहिए, क्योंकि मंदिर केवल देवालय ही नहीं है, जैसा मैंने कहा को मानव सेवा का भी केंद्र है। आजकल हर एक दूसरा आदमी धर्मगुरु बन रहा है। सच्चे और नकली में कैसे फर्क समझे? ये धर्मगुरु सच्चा है कि नकली है? देखिए, धर्मगुरु सच्चा है कि नकली है। आपके एक भाषण में आपने कहा था भारत को बचाने जैसी बात किए थे, तो क्या आपको लगता है देश खतरे में है? देश के ऊपर यदि हम सभी लोग सतर्क नहीं रहे तो कभी भी खतरे में जा सकता है। कहीं ना कहीं मंदिर और मस्जिद की जो राजनीति है, इससे देश मजबूत होगा? देखिए, मंदिर मस्जिद की राजनीति को आप एक साथ तुलना नहीं कर सकते। आपकी पार्टी का एक स्लोगन है सबका साथ सबका विकास, तो इस सबका साथ में आपका स्लोगन ये होना चाहिए हिंदू का साथ हिंदू का विकास। बांग्लादेश में देखिए क्या परिस्थिति है, हमारे हिंदुओं का रहना कठिन हो गया है। महाराष्ट्र और मुंबई में आपको पता है कि भाषावाद की राजनीति बहुत चल रही है। ठाकरे बंधु एक साथ बोले थे कि मुंबई का महापौर जो है वो मराठी होना चाहिए, ना कि गैर मराठी होना चाहिए। उसके बाद सोशल मीडिया पे आपका एक वक्तव्य आया था, कटाक्ष के रूप में आया होगा मुझे लगता है, कि क्या दाऊद इब्राहिम भी मराठी है तो क्या उसे महापौर बना दें? हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने जो है अपने भाषण में बोला कि यहाँ का महापौर हिंदू मराठी होगा। गुरुजी, आप भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मिनट के लिए सोचिए कि आप कोई पदाधिकारी नहीं है जी। आप सिद्धिविनायक ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष भी नहीं है, एक सामान्य आप आचार्य पवन त्रिपाठी है। तो आपसे एक सवाल है, क्या यूजीसी बिल का आप समर्थन करते हैं? तो कोई भी ऐसा कानून जिसमें जो है किसी जाति के साथ अन्याय हो रहा है, वह कानून सही नहीं है। आपने एक मुद्दा उठाया था और बहुत तेजी से रन किया था मालूनी को लेकर। ये फर्जी पैन कार्ड मामला क्या था जो आपने उठाया था? मालौनी के कुछ एरिया हैं, वहाँ पर जितनी जनसंख्या है उससे 3 गुना ज़्यादा जो है वहाँ पर पैन कार्ड बने हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरी शंकर चौबे बिंदास बोल में आपके सामने ऐसे शख्सियत को लेकर आया हूं जो कि परिचय के मोहताज नहीं है। आज मुंबई में एक अलग ही बोलबाला है। मुंबई में एक उत्तर भारतीय समाज व मराठी समाज में दोनों में एकता बनाने के बीच में कड़ी है, और जहां की धर्म, राजनीति, सब चीज़ों को एक साथ लेके चल रहे हैं, यहाँ तक कि युवाओं के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत है। मैं आप सबके बीच में आचार्य पवन त्रिपाठी जी को मिलाने जा रहा हूं, जो कि सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं और मुंबई भाजपा के महामंत्री है। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। गुरुजी, इस पॉडकास्ट में आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि आपको फॉलो करने वाले ऐसे बहुत युवा हैं जो आपके बारे में बहुत सर्च करते हैं। मेरी खुद की रिसर्च टीम बहुत सर्च कर रही थी, तो ऐसे बहुत से कीवर्ड्स आते हैं जहाँ पे आपके बारे में सर्च किया जा रहा है डेली। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, इस पॉडकास्ट में बात करने से ऐसा है कि बहुत सी चीज़ें होती है, लेकिन वो सत्य है कि नहीं है, वो जब आपके मुख से सुनते हैं तो ये हो जाता है कि ये सत्य है। तो इसी सब चीज़ों को मैंने कहीं ना कहीं से हमारी टीम ने लाया है, और ये जब आपकी बातों से सुनेंगे तो सत्यापित हो जाता है कि ये सत्य है। तो सबसे पहले गुरुजी हम परिचय पे जाते हैं। जैसा मेरे पास आया था कि आप गोरखपुर में पैदा हुए हैं और गोरखपुर से निकले हैं, लेकिन आपके जबानी हम सुनते हैं कि आप कहाँ पैदा हुए हैं, कैसे आपकी स्कूलिंग रही है, कैसे आप मुंबई आए और कैसे आपका परिचय चला, घर में कौन कौन है? देखिए, मेरा जन्म स्थान गोरखपुर के खजनी तहसील के ग्राम गाजर नरसिंह गांव में मेरा जन्म हुआ, और मेरी प्राथमिक शिक्षा से लेकर के 8वीं तक की शिक्षा मेरी जो है वहीं पर जो है गांव के ही स्कूल में हुआ जी। और उसके बाद मैं हरिद्वार गया। हरिद्वार में मेरी शिक्षा हुई, और
शिक्षा के बाद मैं काशी से भी अपना संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से मेरी जो है ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो आचार्य की हमारी पढ़ाई हुई। और उसके बाद मैं 2005 में विले पार्ले के संन्यास आश्रम के संस्कृत महाविद्यालय में अध्यापन हेतु मैं मुंबई आया था। अच्छा जी। गुरुजी, परिवार में कौन कौन है और कैसे संरचना है परिवार की? देखिए, परिवार में माता पिता जी हैं, चाचा चाची हैं, हम जो है 3 भाई हैं, 1 बहन है। अच्छा, तो अपना अच्छा परिवार है। तो बड़ा आप परिवार बड़े है। हैं छोटे हैं गुरुजी? नहीं, मैं अपने भाइयों में भाई बहन में सबसे छोटा हूँ। अच्छा, सबसे जी, छोटे आप? जी। जी जी। गुरुजी, लोगों का थोड़ा सा संक्षिप्त में चाहिए कि कैसे पवन त्रिपाठी जी, कैसे आचार्य पवन त्रिपाठी बने, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी चाहते हैं। देखिए, मैं आपको जैसा बताया कि हरिद्वार से पढ़ाई, फिर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय काशी से अध्ययन के बाद जब मुझे आचार्य की डिग्री मिली तो मैं अपने सामने आचार्य पवन त्रिपाठी लिखना प्रारंभ किया तो लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा स्वीकारा। लोग हमेशा आचार्य जी के नाम से एक जो है लोग मुझे जानने लगे। तो मुझे लगता है अपनी एक पहचान भी बनी। तो बहुत सारे लोग नाम न लेकर के आचार्य जी बोलते हैं, तो एक अपनी पहचान भी बनी। चूँकि संन्यास आश्रम में संस्कृत महाविद्यालय में मैं पढ़ाता भी रहा हूँ, तो वह एक पूरे मुंबई शहर में और मुझे लगता है कि जो भी जानने वाले लोग हैं उनके बीच में एक अपनी पहचान है। जी गुरुजी, संन्यास आश्रम का आपने 2-3 बार जिक्र किया। जी। तो थोड़ा सा संन्यास आश्रम के बारे में जाने, क्योंकि संन्यास आश्रम से एक विद्यार्थी होके निकला जी। और विद्यार्थी होने के बाद एक शिक्षक भी बने वहीं पे। जी। और आज भी आपका नाम संन्यास आश्रम से बहुत जोड़ा जाता है। तो एक संन्यास आश्रम के बारे में, क्योंकि आप जैसे प्रतिभाशाली स्टूडेंट वहां से निकले हैं, तो और भी लोग वहां विद्यार्थी बन के जा सकते हैं। तो थोड़ा सा संन्यास आश्रम के बारे में हम जानना चाहते हैं। संन्यास आश्रम जो विले पार्ले में है जी, इसका जो मुख्य स्थान है वो हरिद्वार में सूरतगिरी बंगला के नाम से है। अच्छा। वहाँ पर संस्कृत पाठशाला है। मैं वहाँ का छात्र रहा हूँ। जी। मैं जो है वहाँ पर मेरा अध्ययन हुआ है और यह आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी के जो है परंपराओं को मानने वाला आश्रम है। अच्छा। और यहाँ पर जो अभी आश्रम है विले पार्ले संन्यास आश्रम में, इसको अभी करीब 80 वर्ष हो गए हैं यहाँ पर इसकी स्थापना के। तो यहाँ पर जो आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी का था कि भाई मंदिर होना चाहिए, शंकर जी का मुख्य मंदिर होना चाहिए जी, इसके अलावा गौशाला होना चाहिए, वेदशाला होनी चाहिए। तो इसका पूरा जो है पूरी तरीके से वह आश्रम उसका निर्वहन करता है। तो वहाँ पर भी संस्कृत महाविद्यालय है जो आचार्य में तक की जो है यहाँ पर जो है शिक्षा लोगों को दी जाती है। और अभी अच्छे तरीके से आप वहाँ गए ही होंगे तो देखे होंगे किस प्रकार से सुंदर गौशाला आदि है। तो निश्चित रूप से मुंबई में बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ से निकले हैं, पूरे देश विदेश में उन लोगों की प्रतिष्ठा है। तो वह निश्चित रूप से वह आश्रम एक वटवृक्ष जैसा है। अच्छा जी। चलिए, आज उस आश्रम के लोगों को और वहाँ के लोगों को एक गर्व महसूस होता होगा कि हम यहाँ से जिस विद्यार्थी को निकाले हैं वो विद्यार्थी आज मुंबई के हर एक जगह पे अपनी प्रतिभा से एक कीर्ति स्थापित कर रहा है। तो बहुत ही गर्व होता होगा। जी गुरुजी, आप सिद्धिविनायक ट्रस्ट, जो कि मुंबई में श्री सिद्धिविनायक ट्रस्ट को कोई नहीं जानता, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छे अच्छे सेलिब्रिटी, अच्छे अच्छे व्यापारी, अच्छे अच्छे लोग जो भी मुंबई आता है बाहर से भी, वो यह चाहता है कि मैं एक बार सिद्धिविनायक मंदिर में जाके माथा टेक के आऊँ। तो उस ट्रस्ट के आप कोषाध्यक्ष बने हैं। सिद्धिविनायक ट्रस्ट ऐसी कौन सी क्योंकि पूजा पाठ करती है ये आपको पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है, लेकिन इसके साथ साथ काफी सेवाएं देती है। ऐसी कौन कौन सी सेवाएं हैं, किन किन लोगों को, कैसे लोगों को लाभ मिलता है और उसका प्रोसेस क्या है लाभ लेने का? देखिए, श्री सिद्धिविनायक मंदिर जैसा आपने कहा कि वह देवालय तो है ही जी, वह मानव सेवा का भी बड़ा केंद्र है। अच्छा। वहाँ पर चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में अलग अलग सेवाएं दी जाती हैं जी। जैसे जो लोग भी, चूँकि वहाँ पर एक नियम है, सरकारी नियम भी है, तो उसके तहत जो लोग वहाँ पर फॉर्म भरते हैं जी, जैसे उनको महाराष्ट्र का राशन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, हॉस्पिटल का लेटर चाहिए, तो वहाँ पर मेडिकल हेल्प के लिए एक फॉर्म मिलता है जी। आप उस फॉर्म को फिजिकली जमा करिए, उसके बाद उसकी स्लिप मिलती है और उसके बाद उनको मदद किया जाता है, हॉस्पिटल के नाम से चेक जाता है। अच्छा। तो एक मदद तो बड़ी मदद है, करीब साल का 20-1 करोड़ रुपए
उस प्रकार से जो हेल्थ के लिए होता है। श्री सिद्धिविनायक मंदिर जो है मरीजों के लिए मदद करता है, जो सीधे जो है हॉस्पिटल के नाम से चेक जाता है। इसके अलावा हमारा जो है बड़ा बुक बैंक है मंदिर ट्रस्ट का। वो बुक बैंक में इसका ये है कि वहाँ पर विद्यालय से वहाँ के ट्रस्टी लोग, प्रिंसिपल यदि लिख करके देते हैं तो हमारे यहाँ से बुक मिलती है, जो बच्चों को पढ़ने और पढ़ाने के लिए जो है निश्चित रूप से सुविधा मिलती है जी। इसके अतिरिक्त हमारे डायलिसिस सेंटर चलते हैं। अच्छा। तो डायलिसिस सेंटर चलते हैं, तो डायलिसिस सेंटर में आप ये समझिए कि हम लोग बहुत ही गुणवत्ता का ध्यान रखते हैं, उसका टेंडर निकालते हैं। किसी अच्छे डायलिसिस सेंटर चलाने वाले हॉस्पिटल को उसको जो है टेंडर मिलता है। अच्छा। नियम के आधार पर, और वह डायलिसिस सेंटर चलाता है, जिससे जो मरीज हैं उससे बहुत ही हम लोग नाम मात्र का शुल्क लेते हैं जी। और उसके अलावा सब जो है सिद्धिविनायक ट्रस्ट जो है पे करता है। इसके अतिरिक्त हम लोग एक अच्छा वहाँ पर पुस्तकालय चलाते हैं। जैसे मुंबई में शहर में लोगों के छोटे छोटे घर होते हैं, 100-100 फुट के घर हैं, 200-200 फुट के घर हैं, तो वहाँ पर बच्चों को बैठ करके पढ़ने में जो है अच्छा, लाइब्रेरी जैसा। तो वहाँ पर आप आइए, वहाँ पर फॉर्म भरिए। फॉर्म भरने के बाद आपका जब नंबर लगता है तो आपको 1 साल की उसकी सदस्यता मिलती है। तो हमारे यहाँ एसी जो है लाइब्रेरी है पूरी, और उसमें जो है दोपहर का भोजन भी मिलता है। अच्छा, तो बच्चों को हाँ, तो इस प्रकार की एक सुविधाएं हैं हमारे यहाँ पर। और इसके अलावा जो लोग, जब भी महाराष्ट्र में किसी प्रकार की आपत्ति आती है तो निश्चित रूप से श्री सिद्धिविनायक मंदिर उसमें सबसे आगे खड़ा होता है। जैसे इस बार के ही 2025 में जब महाराष्ट्र में बड़ा बाढ़ आया और किसान भाइयों को जो है बड़ी त्रासदी हुई, तो उस पर 10 करोड़ रुपए श्री सिद्धिविनायक ट्रस्ट की तरफ से दिया गया। अच्छा। तो अलग अलग मानव सेवा का कार्य जो है श्री सिद्धिविनायक मंदिर करता है। और निश्चित रूप से जो भक्त लोग भी दर्शन हेतु आते हैं तो जो वहाँ पर चढ़ावा चढ़ाते हैं, दान करते हैं, वह मानव सेवा में उसका जो है खर्च हो, ये हम सभी लोग पूरा ध्यान रखते हैं। जी जी। गुरु जी, जब हम भगवान भक्ति की बात करते हैं जी, तो ऐसे बहुत से भक्त हैं जो हमेशा सोशल मीडिया पे ट्रोल करते हैं कि लोग मंदिरों में जाते हैं और विचित्र विचित्र प्रकार के कपड़े का पहनावा करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ फीमेल ही ऐसे करती हैं, ऐसे पुरुष भी करते हैं जो कि ऐसे कपड़े पहन के मंदिर में न जाना चाहिए। ऐसे बहुत से सोशल मीडिया में बहुत से कंटेंट आते हैं। हाँ। क्या आपने सिद्धिविनायक में ऐसे कुछ प्रोसेस फॉलो किया जहाँ पे मेल और पुरुष को, महिला और पुरुष को ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, ऐसे नहीं पहनने चाहिए, ऐसे कुछ? देखिए, सभी जो जैसा आपने कहा कि यदि आप स्कूल में जाते हैं तो उसका एक ड्रेस कोड होता है, कॉलेज में जाते हैं उसका ड्रेस कोड, ऑफिस में कोई आता है उसका भी एक ड्रेस कोड होता है। तो जब आप किसी मंदिर में दर्शन हेतु जाते हैं तो उसका भी एक ड्रेस कोड होना चाहिए। तो समय समय पर, चूंकि श्री सिद्धिविनायक मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, दर्शन करते हैं, तो उनके भी सुझाव होते हैं जी। तो उनके सुझाव जो हम लोगों को उचित लगता है उसको हम लोग आगे फॉलो करते हैं। तो उसमें एक बड़े सुझाव आए थे मेरे को अध्यक्ष बनने के बाद ही, कि जो है जैसा आपने कहा कि कपड़ों का, कि हम लाइन में लगते हैं, सामने कोई ऐसा कपड़ा पहनना रहता है जो देखने में शोभनीय नहीं लगता है जी। तो हमारे मंदिर प्रशासन ट्रस्ट ने यह निर्णय लिया कि मंदिर में आप शोभनीय कपड़े पहन करके आएं, जो लोगों को देखने में अच्छे लगें। तो चूंकि यह मुंबई शहर है तो यहाँ पर आप बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते हैं कि भाई आप जींस नहीं पहनिए, ये मत पहनिए। जो भी हो, पूर्ण वेश हो जी। तो उसका जो है, चाहे जैसा आपने कहा कि स्त्री हो या पुरुष हो जी, जो भी हो, वह शालीन कपड़े पहन करके आए। तो इसका हम लोगों ने वहाँ पर निर्णय किया और उसका बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। और उसमें भी जैसे हम लोगों ने जब ड्रेस कोड लागू किया कि शालीन कपड़े होने चाहिए, तो उसके बाद किसी का कहीं विरोध भी नहीं हुआ जी। लोगों ने इसको फॉलो किया। लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता रहता है तो लोग आ जाते हैं, तो उनके लिए भी हम लोग बाहर एक कपड़े की व्यवस्था किए हुए हैं मंदिर ट्रस्ट की तरफ से ही। आप अच्छा। उसको पहनिए या उसको ढकिए और जाकर के दर्शन करके आ जाइए। तो यह निश्चित रूप से यह मंदिर जो ट्रस्ट बोर्ड ने निर्णय किया है उसके सभी गणेश भक्त इसका स्वागत कर रहे हैं। जी।
गुरुजी, हम दो धर्मों को अगर मैं आकलन करूं, जैसे सिख धर्म का गुरुद्वारा है और हिंदू धर्म के हमारे मंदिर हैं। सिख धर्म में एक परंपरा दिखती है कि आप दोपहर को निकले हैं, आप गरीब हैं, अमीर हैं, लेकिन आप भरपेट मुफ्त में खाना खा सकते हैं। जहाँ पे एक आदमी दिन भर अगर काम कर रहा है या एक गरीब है, कोई वहाँ भेदभाव नहीं होता और भरपूर भरपेट खाना खाता है। क्या इतने मंदिर हिंदुस्तान में हैं, क्या आपको लगता है, आपके पर्सनल विचार ऐसे लगते हैं कि हर मंदिर में अगर हम भोजन सुबह और शाम का फ्री कर दे तो कोई भी आदमी बिना भोजन नहीं सोएगा? देखिए, बहुत सारे मंदिर हैं जो इस प्रकार के जो है भोजनालय चलाते भी हैं, भंडारा चलाते भी हैं। और चूँकि देश भर में लाखों की संख्या में मंदिर हैं जी, और उसमें बहुत सारे मंदिरों में भंडारा चलता है, भोजनालय चलते हैं, लोगों के लिए मदद किया जाता है। तो निश्चित रूप से जो गुरुद्वारे में एक अच्छी परंपरा है और उस परंपरा को जो है लोग भी अभी भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमारे मंदिरों में भी बहुत सारे जगह पर है और जैसा कि आपने कहा कि और भी मंदिरों में होना चाहिए, क्योंकि मंदिर केवल देवालय ही नहीं है, जैसा मैंने कहा कि मानव सेवा का भी केंद्र है और अलग अलग रूप में वहाँ पर कार्य हो भी रहे हैं। ऐसा नहीं कि केवल भोजनालय नहीं चल रहा तो वहाँ पर सेवा के कार्य नहीं चल रहे हैं, सेवा कार्य चल रहे हैं। तो निश्चित रूप से यह भी चलना चाहिए। जी। गुरुजी, आप क्या मानते हैं कि क्या पूजा पाठ के बिना इंसान आध्यात्मिक नहीं हो सकता? देखिए, पूजा पाठ एक विधि है जी, एक विधि है ईश्वर के प्राप्ति की। तो जब आप मन को शुद्ध करना चाहते हैं तो मन को शुद्ध करके ही आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं जी। तो उसके अलग अलग साधन हैं। हमारे यहाँ शास्त्रों में बताए गए हैं, पुराणों में है, वेदों में है। तो एक कर्मकांड पद्धति भी है। तो उस कर्मकांड पद्धति के द्वारा कई लोग ईश्वर को जो है पाते हैं, कुछ लोग जो है नाम जप के द्वारा पाते हैं। तो जो जिस नियम को मानता है उस नियम को मानने से ईश्वर मिलते हैं और मुझे लगता है उस नियम को उसको मानना भी चाहिए। लेकिन जो पूजा पाठ नहीं करते, आपको लग रहा है कि वो गलत है? देखिए, एक व्यक्ति को शांति के लिए, हाँ, जैसे हम लोग अपनी इस भाग दौड़ की जीवन में जो है जब शांति की खोज में जाते हैं तो उस शांति की खोज में आप पूजा पाठ करिए, धर्म अध्यात्म से जुड़िए। तो यह निश्चित रूप से धर्म अध्यात्म से व्यक्ति को जुड़ना ही चाहिए। अच्छा। गुरुजी, आप बोल रहे हैं कि एक तरह से धर्म और अध्याय के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। जी। लेकिन उसी से मिलता जुलता मेरा सवाल है, आजकल हर एक दूसरा आदमी धर्मगुरु बन रहा है। सच्चे और नकली में कैसे फर्क समझे? ये धर्मगुरु सच्चा है कि नकली है? देखिए, धर्मगुरु सच्चा है कि नकली है इस पर नहीं जाना चाहिए। हमें हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने क्या कहा है, हमें लगता है कि हमको उस पर जाना चाहिए कि आप अपने जीवन में है ना, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, कि आपको अपने जीवन में क्या आचरण करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए जी। यह निश्चित रूप से यदि हम थोड़ा शास्त्र का अध्ययन करें या किसी योग्य व्यक्ति से उसको समझें जी। तो निश्चित रूप से जब आप स्वयं में सुधार लाएंगे तभी समाज सुधरेगा। हाँ। तो और कौन गलत है कौन सही है, मुझे लगता है इस पर बहुत व्याख्या नहीं करनी चाहिए। हाँ, लेकिन गुरुजी कैसे कि आप बोले कि एक योग्य व्यक्ति से आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि एक गुरु की जरूरत होती है, एक रास्ता दिखाने वाले की जरूरत होती है। लेकिन जो पास्ट में देखा गया है, ऐसे बहुत से बड़े बड़े धर्मगुरु हैं जिनके लाखों अनुयायी थे, लाखों फॉलोअर थे, लेकिन पता चला कि बहुत बड़े कांड में और बहुत बड़े साजिश में फंस जाते हैं। तो उसी से समझ में नहीं आता कि ये गुरु सचमुच असली थे कि नकली थे। देखिए, मान लीजिए कोई भी धर्मगुरु हो, हाँ, वह प्रवचन में बातें क्या कर रहे हैं, वह बातें कर रहे हैं कि भाई आप भगवान का नाम का जप करिए, आप अच्छे कर्म करिए जी, आप नशा छोड़िए जी। बातें सब लोग यही कर रहे हैं। आप उसको फॉलो करिए, उनके जीवन को क्यों फॉलो कर रहे हैं? हाँ, लोग लेकिन बहुत ज्यादा घुस जाते हैं अंदर और पता चलता है कि बाद में तकलीफ मुझे लगता है कि उनके जो अच्छे विचार हैं वो ले लेना चाहिए, वो लेना चाहिए। हाँ। और उसको लेकर के हमको आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा गुरुजी, आप मैं धर्म के रिलेटेड, अध्यात्म के रिलेटेड इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ क्योंकि आप आचार्य हैं, आप ने जो पढ़ाई की है और पढ़ाई के साथ साथ आप
उस लाइन में भी हैं, उस कर्मकांड की लाइन में हैं, लोगों से जिस हिसाब से मिल रहे हैं, तो बहुत से लोगों को धर्म के बारे में और आस्था के बारे में बात होगी। लेकिन इसके साथ साथ आप एक अच्छे राजनीतिकार हैं, राजनीतिज्ञ हैं, क्योंकि अच्छे अच्छे बड़े नेताओं के साथ आपके संपर्क हैं और आप जिस माहौल में रहते हैं रोज राजनीति के बारे में तो अच्छी नॉलेज है, तो हम थोड़ा थोड़ा उस पर ही बात करेंगे। आपके एक भाषण में आपने कहा था भारत को बचाने जैसी बात किए थे, तो क्या आपको लगता है देश खतरे में है? देखिए, देश खतरे में नहीं है, लेकिन देश के ऊपर यदि हम सभी लोग सतर्क नहीं रहे तो कभी भी खतरे में जा सकता है। कैसे? इसलिए हमको सतर्क रहना होगा। सतर्क इसलिए भी रहना होगा कि हर एक देश की अपनी संस्कृति होती है जी। तो भारतवर्ष की जो संस्कृति है वो हिंदू संस्कृति है। तो जब हिंदू बचेगा, हिंदू संस्कृति बचेगी, तभी यह देश बचेगा और इस देश में रहने वाले सभी धर्म संप्रदाय के लोग सुरक्षित रहेंगे। अच्छा, तो हमें लगातार लोगों को यह चेताना भी होगा और जो है लोगों को जगाना भी होगा कि किसी भी तरह से हमारे यहाँ हिंदू संस्कृति बची रहनी चाहिए। तो जहाँ पर हिंदू संस्कृति नहीं बची वहाँ का जो उस जगह की आप दुर्दशा देखिए, और जहाँ जिस देश का जो मूल स्वभाव रहा है उस देश का मूल स्वभाव जब नष्ट हुआ और वहाँ पर दूसरे धर्म के लोग वहाँ पर शासन कर रहे हैं तो वहाँ की परिस्थिति देखिए जी। तो निश्चित रूप से भारतवर्ष उस खतरे की तरफ बढ़ रहा था। अच्छा, तो अभी वर्तमान की सत्ता हिंदुवादी सत्ता है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास में विश्वास रखने वाली सत्ता है जी। तो निश्चित रूप से यह कितना और मजबूत हो इसके लिए समाज में जागरण करना आवश्यक है जी। तो गुरुजी, आपको लगता है कि अगर देश को बचाने की जो प्रयास चल रहे हैं, जो गड़बड़ ना हो, कहीं ना कहीं मंदिर और मस्जिद की जो राजनीति है इससे देश मजबूत होगा? देखिए, मंदिर मस्जिद की राजनीति को आप एक साथ तुलना नहीं कर सकते। मुझे किसी दूसरे धर्म पर टिप्पणी करना अच्छा नहीं है, लेकिन मंदिर से क्या कहा जाता है कि विश्व का कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो निश्चित रूप से जो मंदिर है वह सभी के कल्याण की भावना करता है, चाहे किसी भी धर्म संप्रदाय का व्यक्ति हो। तो निश्चित रूप से मंदिर जो हमारे यहाँ प्राचीन काल से भी मंदिर हमेशा ही देश को दिशा दिखाने वाले रहे हैं। तो और लोगों को मंदिरों से जुड़ना भी चाहिए और वहाँ से जो है बड़ी बड़ी सेवाएं होती हैं, राष्ट्र की चर्चाएं होती हैं और बहुत सारे मंदिर उसमें अच्छा कार्य कर रहे हैं। अच्छा जी। तो आपको लगता है कि ये जो मस्जिद में मैसेज आते हैं वो मैसेज कहीं ना कहीं सबको लेके चलने लायक नहीं होती, अपने समाज को, अपने धर्म के लोगों को लेके चलने के लायक होती है? देखिए, अब उनके यहाँ क्या मैसेज आते हैं मुझे उसका पता नहीं है जी, लेकिन जहाँ जहाँ उन लोगों का शासन आया प्राचीन काल से देख लीजिए और अभी भी देखिए, बहुत पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है। बांग्लादेश में देखिए क्या परिस्थिति है, हमारे हिंदुओं का रहना कठिन हो गया है, हमारे हिंदू मंदिर सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तान में तो सवाल ही नहीं होता है जी। यही परिस्थिति जहाँ जहाँ वह लोग सत्ता में आ रहे हैं, आज के समय में लंदन शहर सुरक्षित नहीं है। तो निश्चित रूप से हमें इस पर विचार करना होगा कि किस संस्कृति के बढ़ावा से देने से देश और विश्व सुरक्षित होगा और किसके बढ़ने से यह सब असुरक्षित होगा, इस पर हमें विचार करना चाहिए। जी गुरुजी, अभी बीएमसी चुनाव हुए हैं मुंबई के जी। और आपके फेसबुक पे एक पोस्ट देखा था मैंने जी। उसमें लिखा था, जिसमें एक फोटो था जो मैं स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ, ये लोग घर से निकलते हैं, हाँ। आप भी निकलो। हाँ। तो इसका क्या मैसेज था आपके लिए? मतलब आपने लोगों को अपने सोशल मीडिया के थ्रू सुबह सुबह क्या मैसेज दिया था? देखिए, वह लोग एक साथ में निकलते हैं वोट जिहाद करने के लिए। वोट जिहाद क्या है? वोट जिहाद यह है कि हमें एक साथ वोट डालना है जो भारतीय संस्कृति की बात करता है, जो भारत माता की बात करता है, जो जय श्री राम करता है, उसको हराने के लिए। अच्छा।
तो वो आप देखिए लोकसभा के चुनाव में भी देखिए, वह लोग उसी तरीके से मतदान किए, यहाँ के विधानसभा के चुनाव में भी मतदान किए, और इस महानगर पालिका के चुनाव में भी हुआ है। अच्छा। वहाँ पर इन लोगों का वोट बटा नहीं है, एक जगह जाकर के मतदान किए हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी को हराए, जिससे छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा मुंबई में न बचे, उनकी संस्कृति यहाँ पर स्थापित न रहे, इसके लिए उन लोगों ने मतदान किया एक साथ होकर के। तो निश्चित रूप से हमारी संख्या भी ज़्यादा है और हमारे लोगों को भी सचेत होना चाहिए, जो हिंदू संस्कृति की बात करे, भारत माता की बात करे, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों की बात करे, जो प्रभु श्री रामचंद्र जी के जो है राम राज की बात करे, जो है वह संस्कृति स्थापित होना चाहिए, उसकी सत्ता भी स्थापित होनी चाहिए। अच्छा जी। तो गुरुजी, आपकी पार्टी का एक स्लोगन है सबका साथ सबका विकास जी। तो इस सबका साथ में आपका स्लोगन ये होना चाहिए हिंदू का साथ हिंदू का विकास। ये सबका साथ सबका विकास में तो हर समाज के लोग आ जाते हैं, हिंदू भी आता है, मुस्लिम भी आता है, सिख भी आता है, ईसाई भी आता है, तो ये स्लोगन क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में है और महाराष्ट्र में माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में है। वह सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास में ही विश्वास करने वाली सरकार है। जो है सरकारी लाभ बिना किसी भेदभाव के दिया जाता है जी, कोई भेदभाव नहीं है। हाँ जी। यदि किसी को आवास मिल रहा है तो हिंदू को भी मिल रहा है, मुस्लिम को भी मिल रहा है, सिख को भी मिल रहा है, ईसाई को भी मिल रहा है जी। यदि किसी गैस की सुविधा मिल रही है, सभी को मिल रही है। हमारे यहाँ जो है अनाज फ्री मिल रहा तो सभी को मिल रहा, बिना किसी भेदभाव के मिल रहा, पूरे देश में मिल रहा है जी, बिना किसी जाति भाषा प्रांत के भेदभाव के सभी को मिल रहा है। लेकिन उनको भी समझना होगा कि मूल धारा के साथ आना होगा। मूल धारा से भटक करके, मूल धारा से हट करके जो लोग भारत तेरे टुकड़े होंगे जी की बात करने वाले लोग हैं, उनके साथ यदि वह लोग खड़े हैं तो निश्चित रूप से हम उसका विरोध करते हैं। अच्छा गुरुजी, भाजपा के अच्छे अच्छे बड़े पदाधिकारी खुल के कहते हैं कि हम हिंदू के साथ हैं, खुल के कहते हैं। तो हम अगर इतना खुल के कहते हैं तो हम मुस्लिम नेता क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आपकी पार्टी में ही काफ़ी ऐसे मुस्लिम नेता हैं। मुंबई में हाजी अफराज जी हैं, आपके अब्बास नकवी जी हैं, शाहनवाज जी हैं, तो ऐसे बड़े बड़े नेता हैं। अगर आप बोल रहे हैं कि ये खुल के जय श्री राम कह रहे हैं तब हमारे साथ है, या आप बोल रहे हैं कि खुल के ये विरोध नहीं करे, तो ऐसे लोग को क्यों फिर साथ में रखें? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने आपको कहा ना कि भारत की जो मूल संस्कृति है वो हिंदू संस्कृति है। तो यदि हिंदू संस्कृति को बचाने की बात हो रही है, हिंदुओं को बचाने की बात हो रही है, हिंदुत्व को बचाने की बात हो रही है, तो इसका मतलब इस देश में रहने वाले सभी धर्म संप्रदाय के लोगों को सुरक्षा देने की बात हो रही है। सिर्फ हिंदुओं की बात नहीं हो रही? नहीं, केवल हिंदुओं की बात नहीं है। अगर हिंदू संस्कृति बचेगी, हिंदू बचेगा, तभी सभी धर्म संप्रदाय के लोग सुरक्षित रहेंगे, तभी सभी लोग समृद्ध रहेंगे। आप अन्य देशों में देखिए क्या स्थिति है, आप पाकिस्तान में देखिए, वहाँ पूरा इस्लामीकरण हो गया है। आज वहाँ की परिस्थिति देखिए, लोगों को भीख मांगने पड़ रहे हैं। तो इसलिए हम अपने देश में हिंदू संस्कृति की बात करना मतलब सबके साथ की बात करना, सबके विकास की बात करना। अच्छा, लेकिन आप जैसे बोल रहे हैं कि बांग्लादेश एंड पाकिस्तान की मैं बात करूं या फिर यूनाइटेड अरब की बात करें, आप जैसे बता रहे हैं, ये सब देशों ने अपने आप को जो रजिस्टर किया है इस चीज में कि हम इस्लामिक देश हैं। भारत ने अपने आप को कोई भी हिंदू राज्य है, हिंदू राष्ट्र है ऐसे करके रजिस्टर नहीं किया है। तो क्यों नहीं फिर सरकार आपकी है, काफी टाइम से प्रधानमंत्री आपके हैं, यहाँ तक कि राष्ट्रपति का चयन आप करें, तो अगर ऐसी सोच है कि सनातन धर्म चाहिए तो क्यों नहीं आप हिंदू राष्ट्र है करके? देखिए, उसके लिए घोषित करने की आवश्यकता नहीं है। आपको लोगों को जगाना होगा। सब कार्य सरकार ही नहीं करती है, कुछ समाज का भी कार्य होता है और समाज अपना कार्य कर भी रहा है। क्योंकि समाज ने आंदोलन खड़ा किया प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर का, समाज का आंदोलन था। आज वहाँ पर भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। तो हिंदू देश यह सरकार की तरफ से घोषित करने की आवश्यकता नहीं है जी। यह हिंदुओं का देश है। जब हिंदुओं का देश है तो इसमें घोषित करने की आवश्यकता क्या है?
तो लेकिन हिंदुओं के देश में सभी की सुरक्षा की बात हम लोग करते हैं, हिंदू सभी की सुरक्षा की बात करता है। अच्छा तो हिंदू देश है और उसमें सभी की सुरक्षा होनी चाहिए। जी। आपकी महाराष्ट्र की कोर कमेटी का एक निर्णय लिया गया था कि वर्तमान में किसी भी जनप्रतिनिधि, जो जीता हुआ जनप्रतिनिधि है, उसके परिवार के मेंबर को टिकट नहीं दिया जाएगा। लेकिन फिर भी आपके बड़े नेताओं के परिवार के लोगों को टिकट दिया गया, जिसमें राहुल नार्वेकर जी के परिवार में 3 टिकट और आपके बड़े नेता प्रवीण दरेकर के घर में 1 टिकट। तो क्या यह निर्णय आपके बड़े नेताओं के लिए नहीं था, सिर्फ और सिर्फ कुछ नेताओं के लिए था? नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें ऐसा था कि जो लोग जनप्रतिनिधि पहले से हैं या पहले जनप्रतिनिधि रहे हैं, चुनाव लड़े हुए हैं जी, तो वह लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। तो उन्हीं लोगों ने कंटिन्यू किया है, कुछ नया नहीं किया है। तो आप बोल रहे हैं कि जो पहले से जनप्रतिनिधि था उसको टिकट देंगे? उसको टिकट दिया गया है और जो लोग पहले चुनाव भी लड़े हुए हैं उनको दिया गया है, कुछ नया नहीं किया गया है। तो 2 नाम मैं आपको बता रहा हूँ जी, गुरु जी, हाँ। आपके विधानसभा के आसपास के। हाँ, एक है माननीय दीपक ठाकुर जी हाँ। और एक है माननीय सागर सिंह जी। हाँ। ये 2 जन का भी टिकट कटा है? नहीं, दीपक ठाकुर जी का टिकट, उनकी चूंकि सीट ओबीसी हो गई थी तो ओबीसी सीट पर लड़ नहीं सकते थे, इसलिए उनका कटा। जी। और सागर जी का भी वहाँ लोकल कुछ परिस्थितियां रही होंगी। अच्छा, जी। तो आप बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नियम के हिसाब से कटा नहीं है? नहीं, नियम के हिसाब से जो लोग सिटिंग नगर सेवक थे, हाँ। उनके ऊपर ये नियम लागू नहीं था। अच्छा, ओके। अब महाराष्ट्र और मुंबई में आपको पता है कि भाषावाद की राजनीति बहुत चल रही है। जी। भाषावाद के बारे में बहुत सी बातें चल रही है। जी। आपके पर्सनल निजी संबंध माननीय राज साहब ठाकरे के साथ काफ़ी अच्छे हैं, करीबी हैं आपके काफ़ी। तो मेरा मानना है कि जब ठाकरे बंधु एक साथ बोले थे कि मुंबई का महापौर जो है वो मराठी होना चाहिए, ना कि गैर मराठी होना चाहिए। उसके बाद सोशल मीडिया पे आपका एक वक्तव्य आया था, कटाक्ष के रूप में आया होगा मुझे लगता है, कि क्या दाऊद इब्राहिम भी मराठी है तो क्या उसे महापौर बना दे? नहीं, तो उसमें ऐसी परिस्थिति हुई थी को लगातार वो लोग बात कर रहे थे मराठी महापौर होना चाहिए। जी। हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने जो है अपने भाषण में बोला कि यहाँ का महापौर हिंदू मराठी होगा, और बहुत सारे उन्होंने अपने जो है सभाओं में इसका उल्लेख किया। जी। तो लोग लगातार ये बातें कर रहे थे ठाकरे बंधु कि हिंदू क्यों बोल रहे हैं, मराठी क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो उस पर मैंने एक साक्षात्कार में बोला था जी। मैंने कहा कि भाई मराठी तो जो है दाऊद इब्राहिम भी था। उन्होंने बोला कि देवेंद्र जी बार बार हिंदू मराठी क्यों बोल रहे हैं। क्या हिंदू मराठी इसलिए बोल रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों को मानने वाला महापौर होना चाहिए, और मराठी तो दाऊद इब्राहिम भी है, तो क्या उसके किसी वंशज को बनाएंगे क्या। जी। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो है हिंदू महापौर जो छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाला होगा वही मुंबई का महापौर होगा। अच्छा गुरुजी, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं जी। आपके राजनीति में आने के पहले मुझे लग रहा है काफ़ी ऐसे उत्तर भारतीय नेता रह चुके हैं जो मुंबई में अपनी बहुत अलग पहचान बनाए, समय समय पे आए, लोगों को जोड़े, काफ़ी उत्तर भारतीय को एक किए। कुछ समय उनका कालावधि गया, फिर कुछ समय किसी और का गया, कुछ समय और किसी का समय गया, अब आपका समय आया। जिस हिसाब से आप भी पिछले कई सालों से देख रहा हूँ कि उत्तर भारतीय समाज को हर वर्ग के, मैं सिर्फ एक ही वर्ग नहीं बोलूँगा, हर वर्ग के समाज को आप जोड़ रहे हैं। क्या आपको कभी ऐसे मन में नहीं आया कि आज मेरी पार्टी मुझे सिर्फ और सिर्फ उत्तर भारतीय जोड़ने के लिए इस्तेमाल कर रही है, जैसे लोगों के साथ किया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी सबको अवसर देने का कार्य करती है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं को अवसर देती है। तो निश्चित रूप से जिन लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया उन लोगों को उस समय पर अवसर मिला है, और मुझे भी अवसर मिला है। मुझे भी श्री सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट में कोषाध्यक्ष किया है, मुंबई भारतीय जनता पार्टी में महामंत्री किया है। तो निश्चित रूप से समय समय पर भारतीय जनता पार्टी सभी को अवसर देती है। अच्छा गुरुजी, फिर से मैं एक धर्म के बारे में सवाल पूछ लूंगा जी। धर्म और अंधविश्वास में फर्क कैसे समझे एक आम इंसान? क्योंकि चलिए, मैं, आप और भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो धर्म के बारे में पढ़े हैं
और पढ़ रहे हैं, रोज पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो धर्म और अंधविश्वास दोनों में बहुत डिफरेंस है। इस चीज को कैसे आप समझाएंगे कि नहीं आप धर्म के बारे में बात कीजिए, अंधविश्वास के बारे में नहीं, क्या अंतर आप समझाएंगे? देखिए, धर्म क्या है? धर्म जो है जिसको धारण किया जाए वो धर्म है। अच्छा। कि हम अपने जीवन में किस प्रकार से हमारा आचरण होना चाहिए, ये धर्म है। हमारे यहाँ है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकार से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है, और दूसरे के को पीड़ा देने से बड़ा कोई पाप नहीं है। तो निश्चित रूप से, और यह सब हमको कब ज्ञान होगा? यह सब ज्ञान होगा कि हम थोड़ा सा अच्छे सत्संग करें, धर्म की पुस्तकें पढ़ें, किसी से इसका ज्ञान लें, सुबह थोड़ा सा भगवान के नाम का जप करें, पठन करें, तो कहीं पर मंदिर जाएं जहाँ हमको आध्यात्मिक सुख शांति मिलती है। तो यह जो धर्म है, धर्म हमें हमारा आचरण करने को सिखाता है कि आप किस प्रकार से आचरण करिए, लोगों के साथ में भी क्या आचरण करिए। जैसे धर्म की जो व्याख्या है, वह धर्म यही है कि आपको किस समय पर क्या दायित्व का निर्वहन करना है, यह भी धर्म है। अच्छा। यदि आपको परिवार में आप हैं तो आपका पिता के रूप में क्या दायित्व है, पुत्र के रूप में क्या दायित्व है, एक पति के रूप में क्या दायित्व है, पत्नी के रूप में क्या दायित्व है, उसके साथ ही आपका समाज के प्रति भी क्या दायित्व है, देश के प्रति क्या दायित्व है, यही धर्म है। तो अपने अपने दायित्व का निर्वहन यदि आप अच्छे तरीके से करते हैं तो निश्चित रूप से आप धर्म का पालन कर रहे हैं। और अंधविश्वास जैसी कोई जगह होनी नहीं चाहिए समाज में। तो जो हमारे धर्म और शास्त्र बतलाते हैं उस मार्ग पर आप चलिए, और उस मार्ग पर आप तब चल सकते हैं जब आप किसी से सत्संग करेंगे, धर्म अध्यात्म की पुस्तकें पढ़ेंगे, उसको जानेंगे, तभी आप इस मार्ग पर चल सकते हैं। जी गुरुजी, आपने सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही आप एक पंडित या विद्वान या आचार्य नहीं बोला, आपने एक शिक्षा ली है। जी। तो इस शिक्षा के थ्रू, मैं इस शिक्षा के माध्यम से मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ, क्या सचमुच भविष्य कोई देख के आपके बारे में बता सकता है? इस युग में, कलयुग में, कोई आपके बारे में भविष्य बता सकता है कि आपके साथ ऐसा होने वाला है? ये सच मानते हैं आप? देखिए, ज्योतिष भी एक विज्ञान है। जी। ज्योतिष विज्ञान है जो भविष्य को दर्शाता है। तो वह क्या है, वह हमारे यहाँ जो उसका जो दर्शन है वह ऐसा है कि जब आपका जन्म होता है तो उस जन्म के समय पर जो आकाश मंडल में ग्रहों की परिस्थितियाँ रहती हैं वो आपकी कुंडली में आती हैं, और उसको यदि कोई अच्छे तरीके से अध्ययन करके यदि आपके बारे में भविष्य को बतलाता है तो निश्चित रूप से उसमें प्रामाणिकता रहती है। अच्छा जी, ठीक है। गुरुजी, थोड़ी सी और फिर से राजनीति की तरफ आते हैं। जी। आप गोरेगांव विधानसभा में रहते हैं, तो आपके आसपास दो विधानसभाएं हैं। जी। एक गोरेगांव विधानसभा है, इस पार सटा हुआ डिंडोशी विधानसभा है, दो विधानसभाएं। इस कॉरपोरेशन इलेक्शन में, बृहन मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में आप देखेंगे तो दोनों विधानसभा पास पास होने का, एक ही जिला में दोनों विधानसभा होने का, और इस जिला के जो जिला में ही आपके मुंबई अध्यक्ष भी हैं, उनका वो भी विधायक है। लेकिन ये दोनों विधानसभा बहुत ही उल्टा है। मतलब एक आपकी पार्टी के लिए बहुत टॉप प्रायोरिटी पे चली गई है, तो एक बहुत ही डाउन है। गोरेगांव विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है आपकी पार्टी के लिए जो बहुत ही पूरी तरह सक्सेसफुल है। हर ज्यादातर 1% अगर छोड़ दे, एक सीट छोड़ दे, तो बाकी सारी सीटें भाजपा ने बहुत ही अच्छी तरह से जीती है, एक या दो सीटें छोड़ देंगे तो। लेकिन डिंडोशी विधानसभा में बीजेपी का खाता तक नहीं खुला है। क्या अंतर आपको लगता है? देखिए, डिंडोशी में पिछली बार भी हमारे पास 2 नगर सेवक थे जी, 2017 के चुनाव में। इस बार दुर्भाग्य से विनोद मिश्रा जी भी बहुत कम अंतर से हारे, और हमारे जो प्रतिभा शिंदे जी भी कम अंतरों से वो भी हारी। तो निश्चित रूप से वहाँ पर पार्टी को और मजबूती के लिए काम करना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी का वोट डिंडोशी विधानसभा में भी है, जितना गोरेगांव में ही है। मुझे लगता है उतनी ताकत जनता हमारे साथ है वहाँ पर भी।
लेकिन कुछ दुर्भाग्यवश होता है कि हम नहीं जीत पाए, लेकिन जनता वहाँ पर हमारे पास है, हमारे लोग और मेहनत करेंगे, हमारा संगठन और वहाँ पर मजबूत करेंगे और निश्चित रूप से आगे आने वाले लोकसभा और विधानसभा और कॉरपोरेशन चुनाव में हम लोग जीत करके आएंगे। अच्छा जी गुरुजी, एक रूमर्स है डिंडोशी में जी कि डिंडोशी में एक रूमर्स है कि डिंडोशी विधानसभा में आपसी बीजेपी के पदाधिकारियों का ही सारे बड़े पदाधिकारियों का भी, छोटे पदाधिकारियों का भी आपसी इतना एक दूसरे से समन्वय नहीं अच्छा है, और ना ही पार्टी के बड़े अधिकारी भी उनमें समन्वय बनाना चाहते हैं। आपसी समन्वय नहीं है जो एक होकर रह सके, सब एक दूसरे को गिराना चाहते हैं। तो क्या ऐसी कुछ खबर आपके पास तक भी? देखिए, छोटी मोटी चीज़ें सभी जगह रहती हैं और निश्चित रूप से इसको बैठ करके सभी को दूर करना चाहिए, और वह दूर भी होगा। ऐसा भी कहीं ऐसी समस्या नहीं है कि जो दूर ना हो सके, और आगे सब कुछ अच्छा होगा और भारतीय जनता पार्टी डिंडोशी में बहुत मजबूत रहेगी। जी गुरुजी, अभी का एक मुद्दा आपको भी पता होगा कि बहुत तेजी से चल रहा है। जी, स्वर्ण समाज हर जगह, सोशल मीडिया, फेसबुक खोलिए, इंस्टाग्राम खोलिए, सिर्फ स्वर्ण समाज आ रहा है। स्वर्ण समाज दिख रहा है या तो यूजीसी दिख रहा है। तो उस पर एक सवाल है मेरा, ओबीसी एससी वोटर को साधने के लिए सवर्णों के खिलाफ यूजीसी जैसे नियम कानून लाए गए हैं? देखिए, इस पर हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने बयान दिया था कि किसी भी जो है जाति के साथ अन्याय नहीं होगा जी। और देखिए, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक भी लगाया है, और मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी जाति के साथ अन्याय करेगी। भविष्य में निश्चित रूप से एक अच्छा परिणाम आप सभी लोगों के सामने आएगा। अच्छा गुरुजी, आप भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मिनट के लिए सोचिए कि आप कोई पदाधिकारी नहीं है जी, आप सिद्धिविनायक ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष भी नहीं है, एक सामान्य आप आचार्य पवन त्रिपाठी है। तो आपसे एक सवाल है, जी। क्या यूजीसी बिल का आप समर्थन करते हैं? देखिए, किसी भी समाज के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए जी। चाहे वह एससी हो, ओबीसी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, कोई भी हो। तो कोई भी ऐसा कानून जिसमें जो है किसी जाति के साथ अन्याय हो रहा है, वह कानून सही नहीं है। तो आपको लगता है इस जो स्वर्ण चिल्ला रहे हैं, समाज चिल्ला रहा है, तो उनके साथ इस कानून को लाएंगे तो अत्याचार होगा? क्योंकि आप भी स्वर्ण समाज से आते हैं। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से जो प्रथम दृष्टया ऐसा लगा है कि अन्याय हो सकता है, इसलिए बड़ी संख्या में लोगों ने विरोध भी किया है, और अभी वो लागू नहीं हुआ है, और उसको लागू होने से पहले सरकार सोचेगी, विचारेगी और किसी भी जाति के साथ अन्याय नहीं होने देगी। ये मुझे पूर्ण विश्वास है। जी जी, धन्यवाद। क्योंकि आप अपने समाज को प्रोटेक्ट करना हर किसी का काम है, अपने समाज के लिए खड़े रहना। गुरुजी, मलाड मालोनी बहुत टॉप हमेशा लिस्ट में रहता है आप सबके। मैंने देखा है कि बहुत बार आप मालोनी के दौरे किए हैं। मालोनी में छोटी भी इशू होती है तो आप भी इंटर कर जाते हैं सीधा, यहाँ तक कि आपके जो पालक मंत्री हैं मंगल प्रभात लोधा जी, वो भी इंटर कर जाते हैं। सबका ध्यान मालोनी पे बहुत तेजी से होता है। आपने एक मुद्दा उठाया था और बहुत तेजी से रन किया था मालोनी को लेकर, फर्जी पैन कार्ड मामला। ये फर्जी पैन कार्ड मामला, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल पढ़ने की कोशिश की, ज़्यादा कुछ नहीं मिला, लेकिन मैं मेरे दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ ये फर्जी पैन कार्ड मामला क्या था जो आपने उठाया था। देखिए, फर्जी पैन कार्ड मामला ऐसा मेरे संज्ञान में आया कि मालोनी के कुछ एरिया हैं, वहाँ पर जितनी जनसंख्या है उससे 3 गुना ज़्यादा जो है वहाँ पर पैन कार्ड बने हुए हैं। अच्छा। उस पिन कोड पर। तो वो जब संज्ञान में आया तो कुछ मेरे पास डॉक्यूमेंट भी आए। उस डॉक्यूमेंट ऐसे आए कि एक परिवार में जो है 4 सदस्य हैं, 4 के जो है 12-15 बने हुए हैं पैन कार्ड। तो वो मैं लेकर के यहाँ के उस समय के माननीय उप मुख्यमंत्री थे, गृह मंत्री थे माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी, तो उनको मैंने इसको सौंपा। उन्होंने तुरंत इसके जांच के आदेश भी दिए जी, और उसमें जांच भी हुआ है, बहुत सारे लोगों के डिलीट भी हुए हैं। तो निश्चित रूप से यह इन लोगों का एक एजेंडा रहता है कि हम फर्जी पैन कार्ड बनाएंगे, पैन कार्ड बना करके क्या उसका ऐसा दुरुपयोग हो सकता है क्या, उसके नाम से दूसरी कंपनी बनाई जाए, उस पर लोन लिया जाए, बाद में उस लोन को किस प्रकार से गबन किया जाए। तो और आगे चल करके जिस प्रकार से, जैसा मैंने कहा कि आपको वोट जिहाद की बात मैंने किया, तो बाद में आधार कार्ड बनता है, फिर उनका जो है वोट रजिस्ट्रेशन होता है। तो निश्चित रूप से यह
समाज को, देश को, शहर को तोड़ने वाला कार्य वह लोग मिल करके करते हैं। तो इस पर सरकार भी सतर्क है, उस पर लगातार कार्य कर रही है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि सब कुछ सरकार ही नहीं करेगी, समाज के लोगों को भी जागरूक होना चाहिए। जी जी। गुरुजी, अगर मैं व्यक्तिगत एक सवाल पूछूं जी तो अभी आपके सामने, आप जब से पार्टी में पद पे हैं, आपके सामने लोकसभा चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव हुआ, जी कॉर्पोरेशन चुनाव हुआ। जी जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो भी एक रूमर्स था कि गुरुजी कहीं ना कहीं से लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। जी लोकसभा चुनाव बीत गया। जब विधानसभा चुनाव आया तो भी लोगों का रूमर्स था गुरुजी कहीं ना कहीं से विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है, वो भी बीत गया। जब कॉर्पोरेशन चुनाव आया तो भी लोगों का रूमर्स था कि गुरुजी कोई ना कोई एक अच्छी सीट देख रहे हैं। तीनों चुनाव बीतने के बाद चौथा कोई चुनाव नहीं आता, फिर से वही तीनों चुनाव रिपीट होंगे। तो क्या आपकी कोई राजनीतिक ऐसी जनप्रतिनिधि बनने के लिए कहीं से कुछ तैयारी चल रही है? देखिए, न लोकसभा चुनाव में, न विधानसभा चुनाव में, न जी। कॉर्पोरेशन में जी मैंने तीनों समय न कहीं कोई प्रयास किया, न मेरी कहीं कोई इच्छा थी। जी मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, स्वयंसेवक हूँ। भारतीय जनता पार्टी जिस समय जिस रोल पर मुझे देगी उसको मैं अच्छे तरीके से निभाऊंगा। आगे भी जो जो जिम्मेदारी देगी वह जिम्मेदारी निभाने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। जी। गुरुजी, आप उत्तर भारतीय हैं। जी अभी कॉर्पोरेशन चुनाव के पहले भाषा विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा था, जी लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी भी मुंबई के उत्तर भारतीय नेता या उत्तर भारतीय को जो रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे विधायक हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे आप संगठन में एक अच्छे पद पे हो, किसी ने भी भाषा विवाद पे अपने भाइयों के लिए, उत्तर भारतीयों के लिए खड़े होके बात करने तक की, यहाँ तक कि सोशल मीडिया पे कमेंट्स या एक पोस्ट भी नहीं डाली। कारण? देखिए, यह जो असामाजिक तत्व है, यह लोगों को भाषा प्रांत में बांटने का कार्य कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस मुंबई शहर में रहने वाला जो आम मराठी है, वह सभी समाज के लोगों को, सभी भाषा भाषी के लोगों को साथ में लेकर के चलने वाला मराठी है। तो हम लोगों को उसमें जाकर के आपस में भेदभाव न हो, इसका पूरा प्रयास करना चाहिए। और यहाँ पर हमारी सरकार भी है, तो हमारे केवल बयान से नहीं, हमारे कार्यों से दिखना चाहिए। और कार्यों से दिखा है तभी आप लोगों को यह जो रुका हुआ है और थमा हुआ है, यह उसका ही परिणाम है। अच्छा गुरुजी, आप उत्तर भारतीय मोर्चा के प्रभारी थे। आपने, मुझे लग रहा है 700 से 800 चौपाल किए थे एक समय में, जिसपे संयोजक विधायक माननीय राजन सिंह जी भी थे। आपने काफ़ी चौपाल किया था उस मोर्चा के नाम पे। लेकिन जब समय आया उत्तर भारतीय मोर्चा के पदाधिकारियों को टिकट देने की, तो आपके ही विधायक या आपके ही लोग बोल रहे थे कि वो इतने कुशल नहीं हैं, वो उतने सर्वे में अच्छे नहीं हैं, जिनकी वजह से टिकट नहीं दिया गया। क्या आपको लगता है ये सही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बिना किसी भेदभाव के लोगों को टिकट देती है। जो हमारे यहाँ दो ही क्राइटेरिया है, एक जीतने वाला होना चाहिए, दूसरा जो है लोगों का वहाँ पर उसका चाल चरित्र अच्छा होना चाहिए। तो हमने बिना किसी भेदभाव के टिकट दिया है। जो वहाँ पर जीतने योग्य प्रत्याशी था, चाल चरित्र अच्छा था, उसको हमने टिकट दिया है। अभी चूंकि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है जी, तो हमारे यहाँ कई जगह ऐसा है कि वार्ड में जीतने वाले और चाल चरित्र अच्छे लोग भी कुछ ज़्यादा भी हैं। कई जगह पर 2-5 लोग भी ऐसे थे। तो निश्चित रूप से टिकट तो एक को ही देना है। तो ऐसा किया गया है और आगे सभी कार्यकर्ताओं को, उनको जो है उचित सम्मान दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से किसी के साथ भी अन्याय नहीं करेगी। अच्छा जी, ठीक है। गुरुजी, एक समाज के लिए मैसेज। जी, अगर आपको एक ऐसा, जैसे आपके माननीय हमारे मोदी जी मन की बात करते हैं, आपको अगर ऐसा एक मौका मिले मन की बात करना है सिर्फ मुस्लिम समाज के साथ, जी, तो आप मुस्लिम समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मुस्लिम समाज को भी देश की मुख्य धारा में आना चाहिए। उनको यह मानना चाहिए कि यह उनका भी विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही संभव है और उनके ही सरकार में उनकी सुरक्षा भी है। तो इसलिए उनको मुख्य धारा से जुड़ना चाहिए और उनको भी वंदे मातरम से परहेज नहीं होना चाहिए। जी,
तो आप ये अपने मन की बात बताएंगे, उनको बिल्कुल, समझाएंगे। बिल्कुल जी गुरुजी, काफ़ी युवा आपको सुन रहे हैं, काफ़ी जी। युवा भी आपसे प्रेरित है, जी क्योंकि आप एक यूथ भी हैं जी और यूथ के साथ साथ ऐसे लोगों के साथ भी आप रहते हैं जहाँ से दोनों कॉम्बिनेशन मिलता है। जी। आप एक युवा को क्या मैसेज देना चाहेंगे? इस मैसेज के साथ साथ क्या आप युवा को बोलेंगे कि आप राजनीति में आइए? देखिए, युवा जो है इस देश की सबसे बड़ी ताकत है जी। और भारतवर्ष ये युवाओं का देश है। जी। तो युवाओं को निश्चित रूप से देश के बारे में भी सोचना चाहिए, अपने करियर के बारे में सोचना चाहिए। और जब आपने राजनीति की भी बात की, तो राजनीति में निश्चित रूप से अच्छे लोगों को, युवाओं को आना ही चाहिए। और युवा तब मजबूत होगा जब अपने वह स्वास्थ्य का भी ध्यान रखे और उसके साथ ही नशा मुक्त युवा होना चाहिए। जी। क्योंकि जब आप किसी भी नशे में पड़ते हैं तो निश्चित रूप से आपके भविष्य पर संकट आता है। तो इसके लिए युवा अच्छा योगा करे, अच्छा फिटनेस पर ध्यान दे और नशा मुक्त युवा हो। और जब यह सब उसके अंदर आएगा तो निश्चित रूप से उसका करियर आगे बढ़ेगा और वह भी मजबूत होगा और देश भी मजबूत होगा। जी गुरुजी, जैसा आप बोले कि युवा आने वाला कल है, भविष्य है, जी। तो कभी आपने कोर कमेटी में आपकी पार्टी की ये जी। नहीं कहा कि हमारे जो नगर सेवक का चुनाव है, हाँ, कॉर्पोरेशन हाँ। का चुनाव है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक एज तक युवा को ही नहीं दिया गया, देना हमारे यहाँ चाहिए? टिकट दिया गया नहीं है। दिया गया, मतलब 100% नहीं है, लेकिन 100% कैसे संभव है? हमारे यहाँ पर मिश्रण होना चाहिए कि अनुभवी लोग भी होना चाहिए, युवा भी। हमारे 22 साल के भी लोग नगर सेवक बने हैं, अच्छा 28 साल के भी बने हैं, 29 साल के भी बने हैं, 32 साल के भी बने हैं, 40 साल के भी बने हैं, 39 ईयर्स के भी बने हैं। तो निश्चित रूप से युवाओं को अच्छा मौका मिला है और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी में जितना युवाओं को मौका मिला है इतना किसी भी दल में नहीं मिला है। अच्छा जी। लास्ट स्वतंत्रता दिवस पे, मतलब 15 अगस्त पे, हम्म। लास्ट टाइम के 15 अगस्त पे मोदी जी ने एक बात कही थी कि हम देश में ऐसे लोगों को खोज रहे हैं जिनका किसी भी तरह से राजनीतिक बैकग्राउंड ना हो, उनका परिवार राजनीति में ना हो, हम ऐसे लोग को लाना चाह रहे हैं। क्या उस प्रक्रिया में हम काम करना स्टार्ट कर दिए हैं महाराष्ट्र में? काम करना स्टार्ट है और अभी इस बार के टिकट में भी आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं, एक साधारण कार्यकर्ता बन करके काम कर रहे थे, इस बार नगर सेवक भी बने हैं। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी, जैसा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि यह कार्यकर्ताओं की पार्टी है और उस पार्टी में जो बूथ पर काम करने वाला आम कार्यकर्ता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनता है जी। और उसको समय समय पर सभी जगह पर उसको जो है उचित प्रतिनिधित्व मिलता है। जी गुरुजी, आखिरी सवाल एक मेरा। जी। जब चुनाव आता है, चुनाव के पहले आपके या किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता या पदाधिकारी पूरी तरह से चुनाव के पहले लगे रहते हैं, लेकिन चुनाव का जो 10 दिन होता है उस 10 दिन में पिछले 5 साल की मेहनत को भूल के वो अंदर अंदर गलत फैसले लेके गलत तरीके से काम करता है। तो क्या आपकी पार्टी इस पे एक्शन लेगी या उसे नजरअंदाज किया जाएगा? देखिए, ऐसा नहीं है कि हमारे कार्यकर्ता अंतिम 10 दिन में अपना काम नहीं करते। यदि ऐसा होता तो 3 बार से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है केंद्र में। यहाँ पर भी हम लोग 2014 विधानसभा भी जीते, 19 भी जीते और 24 भी एक तरफा जीते हैं। महानगर पालिका भी इस बार हम लोग सबसे बड़ा दल है, हमारा महापौर बैठने जा रहा है, महायुति का महापौर बैठने जा रहा है। तो हमारे कार्यकर्ता कार्य करते हैं और सभी लोग अनुशासन में रह करके काम करते हैं। कुछ जगह गलतियां होती हैं तो निश्चित रूप से उस पर पार्टी संज्ञान भी लेगी। जी, धन्यवाद। तो ये थे आचार्य पवन त्रिपाठी जी, और जिन्होंने बहुत ही सरल स्वभाव से, हमेशा से सरल स्वभाव और सरल स्वभाव के साथ साथ एक अच्छी सोच, अच्छी पकड़ रखने वाले नेताओं में माने जाते हैं। और नेता के साथ साथ एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं जो कि बहुत ही सरलता से जवाब दिया है और ही बहुत ही बारीकी से समझने वाली बातों को बताया है। तो आप सब देखिए, और अगर आपको लगे कोई ऐसे सवाल हैं जो मैं पूछना भूल गया हूं तो आप मुझे कमेंट्स में डालिए, मैं ज़रूर इन तक पूछ के इस सवाल को आपको इसका रिप्लाई दूंगा। धन्यवाद। बिंदास बोल विद गौरी शंकर को देखने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए नमस्कार, धन्यवाद।